हेलो व्हाट्सएप गाइस, दिस इज योर शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोसा 2021 के बारे में। जेईई मेन में एक अच्छा स्कोर बस लाना ये डिसाइड नहीं कर देता है कि आपको आपके मन के कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। इसके लिए आपको काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जेईई मेन एग्जाम के बाद आईआईटी एनआईटी में एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे आपको एडमिशन मिलता है इन कॉलेजेस में। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो टोटल 13 पार्ट में होने वाली है। ये जो 13 पार्ट्स हैं ये आपको एक एक इंफॉर्मेशन एकदम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक बताने वाले हैं। इसमें आपको जोसा 2021 के बारे में जो काउंसलिंग प्रोसीजर होता है, काउंसलिंग में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डॉक्यूमेंट कहाँ बनेंगे, आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, काउंसलिंग डेट कब आएगी, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखें। अगर आप स्किप भी करना चाहते तो मैं मना नहीं करूंगा, बट मेरा सजेशन है कि वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जोसा क्या है। तो जोसा ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी है। ये बेसिकली एक एजेंसी है, जैसे एनटीए होता है। सिंपल वर्ड में समझो, जैसे एनटीए है। एनटीए का क्या काम है? एनटीए का काम है कि जेईई मेन का एग्जाम कंडक्ट करवाए, जेईई मेन का रिजल्ट रिलीज करे। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अथॉरिटी बनाई, जोसा ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। इस एजेंसी का काम ये है कि जेईई मेन के रिजल्ट के बेस पर आपको आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जेएफटीआई में एडमिशन प्रोवाइड कराए। यहाँ पे एडमिशन का जो प्रोसीजर होता है ना पूरा, वो इसी एजेंसी के थ्रू हैंडल किया जाता है। जोसा की काउंसलिंग में 23 आईआईटी, 31 एनआईटी, आईआईईएसटी शिवपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, 26 ट्रिपल आईटी और 29 जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.josa.nic.in है। काउंसलिंग के टाइम पे आपको इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ आईआईटी एनआईटी सबके मिल जाएंगे, यानी पूरी इंफॉर्मेशन आपको उस वेबसाइट में मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्जाम देना होगा। 4 अटेम्प्ट हो रहे हैं। 4 में से आपने किसी भी अटेम्प्ट में अगर अपीयर किया है, एग्जाम दिया है, आपके पास आपकी ऑल इंडिया रैंक और सीआरएल रैंक है, तो आप जोसा 2021 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप अपने कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे अपने कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं, जो कि डिफरेंट होता है हर कैटेगरी के हिसाब से, तो भी आप जोसा 2021 में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा मिसलीड होते हैं। कई बार ऐसा बताया जाता है कि अगर आप जेईई मेन क्वालिफाइड नहीं है तो आप जोसा के लिए काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट है वो भी यही इंफॉर्मेशन देती हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे आप अगर क्वालिफाइड नहीं भी हैं, अपने कैटेगरी का कट ऑफ नहीं भी क्लियर किया है, आपने बस एग्जाम दिया है, आपकी रैंक कुछ भी हो ये मैटर नहीं करता, आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई तो कर ही सकते हैं। वहां पे आपको कुछ मिले या ना मिले ये तो आपके रैंक के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अगर आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया, उस एग्जाम में अपने कैटेगरी के कट ऑफ को क्लियर किया, तो आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जेईई एडवांस के एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट आएगा, और जब जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद स्टार्ट होगी काउंसलिंग जोसा 2021 की। और जोसा 2021 काउंसलिंग आप करेंगे, इसके बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। यही सिंपल एडमिशन प्रोसीजर है, यही स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आप जेईई मेन एग्जाम दिए हो, आपके पास रैंक है ऑल इंडिया और कैटेगरी, तो आप जोसा में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जेईई मेन 2021 वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जेईई मेन 2020 में दिए थे और आप काउंसलिंग के लिए अभी अप्लाई करो, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ जो 2021 वाले बच्चे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका जो क्लास 12 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था पहले कि 75% होना चाहिए एंड 65% होना चाहिए SC ST के लिए, तो ये रिमूव कर दिया गया है। आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी सभी के लिए 2020 में भी हटा दिया गया था, 2021 में भी हटा दिया गया है। आपके पास अगर पासिंग सर्टिफिकेट है तो यू कैन अप्लाई फॉर जोसा 2021। एंड जेईई एडवांस 2021 का जो एग्जाम है वो आईआईटी खड़गपुर कंडक्ट करवा रहा है, क्योंकि जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आ जाता है ना,
इसके बाद ही ये जो काउंसलिंग है ये करवाई जाती है। जैसे ही रिजल्ट आता है उसके 2-3 दिन के अंदर ये काउंसलिंग अपना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जेईई एडवांस्ड के रिजल्ट से आईआईटीज में एडमिशन होता है, इसके कारण इसका वेट करना पड़ता है। काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जोसा की ऑफिशियल साइट josa.nic.in पर जाके जब डेट आ जाएंगी तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन एकदम सिंपल होता है, वहां पे आपको कोई डिटेल वगैरह नहीं फिल करनी होती है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको एक सिंपल सा जो उनकी पॉलिसी होती है वो एक्सेप्ट करनी होती है, और वहां पे कुछ डिटेल्स होती हैं बेसिक, जैसे कॉन्टेक्ट डिटेल हो गई, आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो गया, ये सब क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा, तो उन्हें आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप चॉइस फिलिंग के पोर्टल में एंटर कर जाएंगे, वहां पे आपको चॉइस फिल करनी है। जो आईआईटी है, एनआईटी है, जो IIIT है, उन्हें चॉइस फिलिंग करनी है आपको। अगर आप जेईई एडवांस्ड का एग्जाम क्वालिफाई किए हो, अगर आपका शो कर रहा है यू आर क्वालिफाइड, तो आप आईआईटी के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आप जेईई एडवांस्ड 2021 का एग्जाम क्वालिफाइड नहीं हो तो आप वहां पर आईआईटी की चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो। आपका जो पोर्टल होगा ना जिसमें चॉइस फिलिंग के ऑप्शन आ रहे होंगे, वहां पे आईआईटी शो नहीं कर रहा होगा। इसके बाद आपका मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, देन आपको चॉइस लॉक करनी है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हो, अगर आप सिंपली छोड़ भी देते हो, तो वो ऑटो लॉक कंसिडर कर दी जाती है। जब डेट हो जाती है तो जोसा उन्हें ऑटो लॉक कर देता है। एंड इसके बाद आपका रिजल्ट अलॉटमेंट होगा। जो रिजल्ट अलॉटमेंट होता है वो राउंड 1 से राउंड 7 तक जनरली होता है। 2020 में कोविड था, जिसके कारण ये राउंड 6 तक ही किया गया था। तो अगर आपको सीट अलॉटमेंट के राउंड 1 में या फिर किसी भी फर्दर राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, अलॉटमेंट आ जाता है, तो फिर आपको ये जो आगे स्टेप लिखे हुए हैं 5, इन्हें फॉलो करना है। अगर आपका सीट अलॉटमेंट नहीं आता है तो फिर आपको वेट करना है, कोई भी नया स्टेप आपको नहीं करने को मिलेगा। मान लो मुझे सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट में कोई सीट अलॉट हो गई, तो फिर मैं ये 5 स्टेप फॉलो करूंगा। पहले मैं अपना अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करूंगा कि मुझे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आएगा फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का, इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करूंगा। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है। 2020 में कोविड-19 था, जिसके कारण ऑनलाइन तरीके से किया गया था। बाकी अभी तक तो ये ऑफलाइन तरीके से होता था, रिपोर्टिंग सेंटर यानी आरसी में जाकर फी पेमेंट करनी होगी, जो कि एसबीआई के थ्रू होती है। एसबीआई का ई चालान बनवाना होता है, या डायरेक्ट नेट बैंकिंग से आप फी पेमेंट कर देते हो। एंड आप वहां पे और भी ऑप्शंस होते हैं जिससे फी पेमेंट कर सकते हो। आसान होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जो है वो आपको डाउनलोड करना होता है। ये जो 5 स्टेप हैं ये आपको तभी मिलेंगे जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड ऑप्शन क्या है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, फीस कितनी लगती है, तो ये सारे जो चीजें हैं वो आगे वीडियो में हमने डिटेल में कवर अप कर रखी है। इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो लास्ट तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सिंपल मैंने आपको बताया कि जोसा की साइट पे जाकर आपको अपना जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना है। वहां पे आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपका जो पोर्टल है वो बन जाएगा जोसा के अंदर। फिर आपको आप चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो चॉइस फिलिंग कर देनी है। चॉइस फिलिंग के बाद आगे का जो प्रोसीजर होगा वो फॉलो होगा। जोसा काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करते वक्त आपसे 1 भी रुपए का चार्ज नहीं लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। जोसा काउंसलिंग में जो फीस होती है वो आपको तब पे करनी होती है जब आपको वहां पे सीट अलॉटमेंट हो जाता है। जब तक अलॉटमेंट नहीं आता तब तक 1 भी रुपए आपको नहीं भरने पड़ते हैं। काउंसलिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल तरीके से कर दोगे, आपकी जो चॉइस है वो लॉक हो जाएंगी, या फिर चॉइस लॉक नहीं भी हुई तो फिर आपको मॉक सीट एलोकेशन का रिजल्ट आएगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मॉक सीट एलोकेशन तक अपनी चॉइसेस को लॉक कर देते हैं। मॉक सीट एलोकेशन 2 होते हैं, मॉक सीट एलोकेशन राउंड 1 और राउंड 2। तो मॉक सीट एलोकेशन ये एक्चुअल नहीं होता है, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह देते हो ना, तो ये उसी तरह का कुछ होता है जिससे कि आपको आइडिया लगता है कि आपने जो भी सीक्वेंस में चॉइस भर दी है ना, उससे आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। ये एक्चुअल सीट एलोकेशन नहीं होता है। और राउंड 1 का जो रिजल्ट होता है ना, वो मॉक सीट एलोकेशन राउंड 2 के रिजल्ट से बहुत ज्यादा मैच करता है, यानी कई बार तो बच्चों को एग्जैक्ट मिल जाता है। ठीक है, जो राउंड 1 का रिजल्ट होता है। मॉक सीट एलोकेशन जो होता है वो रजिस्ट्रेशन और राउंड 1 के बीच में ही होता है, दोनों राउंड का, इसके बाद नहीं होता। इसके बाद फिर मेन एलोकेशन स्टार्ट होता है, मेन राउंड स्टार्ट होते हैं। जोसा की जो काउंसलिंग है वो 7 राउंड में ही होती है। एंड चॉइस फिलिंग अगर आप लॉक नहीं करते तो ऑटो लॉक कंसिडर कर दी जाती है। जब काउंसलिंग प्रोसीजर एंड हो जाएगा ना, तो आपको फाइनल एडमिशन के लिए डेट मिलेगी, उसमें आपको कॉलेज में रिपोर्ट करके अपना एडमिशन कंफर्म करा लेना है जिस भी कॉलेज में अलॉटमेंट आया है। अब बात करते हैं कि
रिपोर्टिंग किया है, ऑनलाइन और इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग किया है। तो देखो जब कोविड-19 नहीं आया था तो हर एक चीज ऑफलाइन हो रही थी, तो जो रिपोर्टिंग थी ना वो आरसी में जाके करना होता था। आरसी में क्या होता था कि रिपोर्टिंग सेंटर होते थे ये, और ये जो आरसी होते थे ये जो आसपास के एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, वहां पे बनाए जाते थे। कुछ स्टेट कॉलेज है वहां पे भी आरसी बनाए जाते थे, और आईआईटी के लिए अलग होते थे। एनआईटी प्लस सिस्टम मतलब एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए जो रिपोर्टिंग सेंटर होता था वो अलग होता था। जिन बच्चों को इन कॉलेजेस में एडमिशन मिला है वो अलग रिपोर्टिंग सेंटर पर रिपोर्ट करेंगे। जिन बच्चों को आईआईटी में मिला है ना उनके लिए अलग से रिपोर्टिंग सेंटर बनाए जाते थे। लेकिन जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है ना उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। घर में बैठ के 500 केबी के अंदर हर एक फाइल जो भी लगते हैं, जनरली क्लास 12 का सर्टिफिकेट लगेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको क्लास 12 का सर्टिफिकेट लगाना है, यानी कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो आगे मैं आपको बताऊंगा, उन्हें सिंपली अपलोड कर देना होता है। अपलोड करने के बाद आपको फी पेमेंट कर देनी होती है। जब आप फी पेमेंट कर देते हो, अपलोड कर देते हो डॉक्यूमेंट, तो आपको वहां से मैसेज आ जाता है कि आपके वेरिफिकेशन का क्या स्टेटस है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप मिस करते हो तो आप काउंसलिंग प्रोसीजर में बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। फ्रीज का ऑप्शन क्या होता है, फ्रीज से ही समझ में आ रहा हो, जम जाना। फ्रीज का ऑप्शन बेसिकली आपको ये बताता है, यहां पे मैंने लिख भी रखा है, मैं आपको बता देता हूं। फ्रीज का ऑप्शन आपको ये बताएगा कि आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिला है किसी भी राउंड में, मान लो मुझे राउंड 4 में किसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, एनआईटी इलाहाबाद में मिल गया, ठीक है, मैकेनिकल में। अब मैं उस ब्रांच से सेटिस्फाइड हूं, मैं उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। इससे क्या होगा कि अब मैं राउंड 5 में या फिर जिस भी राउंड में मैंने फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसके नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता हूं, नहीं करना चाहता हूं, मैं काउंसलिंग से क्विट करना चाहता हूं और मैं अपनी सीट से सेटिस्फाइड हूं। तो फ्रीज का ऑप्शन तब सेलेक्ट करना जब बहुत अच्छी रैंक हो या फिर आपको बहुत बढ़िया कॉलेज लग गया हो, क्योंकि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जनरली उतने अच्छे कॉलेज मिलते नहीं है, आपको लास्ट तक ही वेट करना होता है, तभी जाके आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पाता है, क्योंकि जो सबकी एक्सपेक्टेशन होती है ना वो ऊपर ही होती है, हाई होती है। फिर है फ्लोट का ऑप्शन। तो फ्लोट का ऑप्शन आपको ये बताता है कि मान लो मुझे एनआईटी भोपाल में कंप्यूटर साइंस मिल गया, अब मैंने क्या किया कि फ्लोट कर दिया। फ्लोट करने से क्या होगा कि मैंने जो भी चॉइस फिलिंग की है, मान लो उसमें एनआईटी भोपाल का कंप्यूटर साइंस 10 नंबर पे मैंने भरा था। अब काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग होती है वो कैसे देखी जाती है, वो देखी जाती है अप टू डाउन, ठीक है। पहले नंबर 1 देखेंगे, नंबर 2 देखेंगे, नंबर 3 देखेंगे, तो ऐसे करते करते वो देखेंगे नंबर 10 मुझे अलॉट हो गया। अब नंबर 10 मुझे मिल गया तो मैं फ्लोट कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, नंबर 10 वाली सीट तो मैंने रख ली, ये मेरी हो गई, ये कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन इसके साथ साथ जो नेक्स्ट राउंड है उसमें मैं ऊपर की चॉइसेस के लिए भी क्लेम कर सकता हूं, यानी अगर नेक्स्ट राउंड में मुझे हायर प्रायोरिटी की चॉइस मिल जाती है तो वहां पे मेरा फाइनल सीट हो जाएगा और मेरी जो नंबर 10 की चॉइस है, जो सीट मिली हुई है एनआईटी भोपाल सीएस, वो कैंसिल हो जाएगी। जब तक नहीं मिलेगा ऊपर का चॉइस तब तक वो बना रहेगा। फिर स्लाइड का ऑप्शन क्या है, तो स्लाइड का ऑप्शन आपको ये बताता है कि आपको मान लो किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ना है। कई बार बच्चों का ऐसा होता है कि मैं दिल्ली से हूं तो मुझे दिल्ली में ही पढ़ना है, तो एनआईटी दिल्ली में मान लो मुझे ईसी मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मुझे चाहिए सीएस, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, स्लाइड में डाल दूंगा। इससे क्या होता है कि आपको उसी कॉलेज में, अगर आपने ऊपर भर रखा है, ठीक है, मान लो दिल्ली का जो ईसी था वो नंबर 15 में था, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो नंबर 15 में मान लो दिल्ली का ईसी मैंने भरा था, नंबर 10 पे मैंने दिल्ली का सीएस भरा था। तो सिंपली क्या होगा कि नेक्स्ट राउंड जब भी काउंसलिंग होगी, ठीक है, मान लो मुझे 5 राउंड में अलॉटमेंट हुआ था ये नंबर 15, तो नेक्स्ट राउंड में अगर सीएस में कोई वैकेंसी रहती है एनआईटी दिल्ली में तो वो मुझे अलॉट कर दी जाएगी और मैं जो सीट है मेरी वो उसी कॉलेज के अंदर चेंज हो जाएगी, यानी अपग्रेड हो जाएगी, ठीक है, यानी एक कॉलेज के अंदर ही आपका स्लाइडिंग होता है। तो ये ऑप्शन होता है स्लाइड का। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है फ्लोट का, और मेरे हिसाब से एक ऐसा ऑप्शन जो मतलब आपको कई बार मुसीबत में डाल देता है बच्चों को, वो फ्रीज का होता है। तो फ्रीज करने के चक्कर में मत रहिएगा। बच्चे कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज मिलने के एक्साइटमेंट में मतलब जल्दी जल्दी सोचते हैं कि यार अब मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, मैं एडमिशन ले लेता हूं, और वो ले लेते हैं, इसके बाद पछताते रहते हैं कि यार इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता था, इससे अच्छे कॉलेज का कट ऑफ मेरी रैंक के बराबर गया था,
ठीक है। तो वेट करना, पेशेंस सबसे जरूरी है काउंसलिंग के अंदर। पेशेंस और चॉइस फिलिंग ये दोनों आप अगर मिला दो ना तो मेरे हिसाब से काउंसलिंग बन जाती है। सीट एक्सेप्टेंस फीस कैसी होती है, कितनी होती है, विड्रॉल ऑप्शन कैसा होता है, क्या होता है। तो जर्नल के लिए जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो 35,000 है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35,000 है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 15,000 है। अब ये जो फीस होती है ये रिफंडेबल होती है अगर आप सीट को विड्रॉ कर लेते हो। मान लो मुझे सीट मिली, अब मुझे एडमिशन ही नहीं लेना इस साल, तो मैं क्या करूं, मैंने सीट मिली, मैंने रिपोर्टिंग की, मैंने सीट एक्सेप्टेंस फीस भी भर दी है, जो फीस है वो भी भर दिया, अब मुझे एडमिशन नहीं लेना, तो मेरे जो 35,000 या 15,000 है वो वेस्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, सिंपली मैं विड्रॉ ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा राउंड 6 के पहले, तो मेरा जो भी फीस है वो रिफंड हो जाएगा आसानी से एकदम। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो देखो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है, क्लास 12th का मार्कशीट, क्लास 10th का मार्कशीट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी होता है एक। तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में आपको क्लास 12th का ही मार्कशीट बेसिकली लगाना होता है। ये आपको ये बताता है कि आपने क्लास 12th जिस भी स्कूल से किया था वो किस स्टेट में था। इससे आपको होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट का जो बेनिफिट होता है ना वो मिलता है। मान लो मैं मध्य प्रदेश से हूं, मेरे पेरेंट्स मध्य प्रदेश में रहते हैं, लेकिन मैं कोटा या फिर राजस्थान से मैंने अपना 12th दिया, तो मेरा जो होम स्टेट है ना वो एनआईटी भोपाल नहीं लगेगा, वो लगेगा एनआईटी जयपुर। तो ये आपको बताता है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जिसका फॉर्मेट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो सर्टिफिकेट मैंने अभी आपको बताया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होने ही चाहिए। बाकी जो एडिशनल सर्टिफिकेट है वो भी आपके काम आएंगे, वो तब काम आएंगे जब आपका एडमिशन हो रहा होगा, जैसे कि आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सब तब काम आता है जब आपका एडमिशन होता है, फाइनल एडमिशन होता है, जो कि काउंसलिंग के बाद होता है। जब काउंसलिंग के 7 राउंड खत्म हो जाते हैं इसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, फाइनल एडमिशन, जो कि कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करके एडमिशन कंफर्म कराना होता है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एनआईटी प्लस सिस्टम और आईआईटी के लिए हैं, इन्हें आपको रखना है। मेन डॉक्यूमेंट है क्लास 10th का मार्कशीट, नोट डाउन कर लो, क्लास 12th का मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट जिसका फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जिसमें क्लास 12th का ही मार्कशीट डालना है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और आपके पास आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, या पेरेंट्स का हो वो भी चल जाएगा। बैंक अकाउंट जो आप डालोगे वो याद रखना अपना डालना या अपने पेरेंट्स का डालना, क्योंकि जो भी रिफंड अमाउंट आएगा, मान लो आप सीट विड्रॉ कर देते हो तो जो रिफंड होगा ना वो उसी बैंक अकाउंट में जाएगा। तो मुझे राउंड 7 में कोई सीट अलॉटमेंट होता है, राउंड 6 तक मेरा कोई अलॉटमेंट नहीं था, तो राउंड 7 में अब मुझे अगर मान लो ऑफलाइन रिपोर्टिंग हो रही है तो रिपोर्टिंग सेंटर रिपोर्ट करना होता है। लेकिन राउंड 7 में अगर सीट अलॉट हुई है ना तो फिर आपको आरसी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जिस कॉलेज में एडमिशन मिला है भैया आप वहीं चले जाओ, वहीं पे रिपोर्टिंग करना, वहीं पे आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाकर रिपोर्ट करना होता है। अब अगर मान लो राउंड 7 में भी सीट नहीं मिली तो फिर क्या करें। तो जिन बच्चों को राउंड 7 में सीट नहीं मिल पाती है उनके लिए एक आखिरी उम्मीद की किरण होती है, जो कि एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए होती है, ये आईआईटी के लिए नहीं होती है। एनआईटी प्लस सिस्टम में बोल रहा हूं, इसका मतलब समझ लो एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई और आईआईएसटी सेपुर, इसमें आईआईटी इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो ये जो आखिरी उम्मीद की किरण है ये है CSAB 2021। ये भी एक एजेंसी ही है, जैसे जोसा काउंसलिंग करती है वैसे ये भी काउंसलिंग करता है, लेकिन ये तब काउंसलिंग करता है जब जोसा में काउंसलिंग हो जाए और सीट वैकेंट रहे एनआईटी प्लस सिस्टम में। मान लो किसी कॉलेज में 500 सीट है, उसमें सिर्फ 400 सीट ही भरी, जनरली ऐसा ही होता है, जोसा काउंसलिंग में सीट वैकेंट रह जाती है काफी ज्यादा, तो उन सीट्स को फुलफिल करने के लिए काउंसलिंग होती है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। और इस काउंसलिंग का जो कट ऑफ होता है ना वो जोसा के कंपैरिजन में बहुत नीचे आ जाता है। यानी अगर रैंक कम है ना और एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो फिर पेशेंस रखो, इंतजार करो इस काउंसलिंग का, CSAB 2021। इस काउंसलिंग से आपको बहुत बढ़िया कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। बस अगर आपकी रैंक कम है तो इसका वेट करो। इसमें 31 एनआईटी, आईआईएसटी सेपुर, 26 ट्रिपल आईटी और 29 जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी भी वेबसाइट है भैया csab.nic.in, तो यहां पे आप जाके और भी जानकारी पढ़ सकते हो, इनके कट ऑफ देख सकते हो, जोसा के कट ऑफ देख सकते हो जोसा की वेबसाइट में जाकर, और उन्हें कंपेयर करना खुद से पता चल जाएगा। ठीक है, ये स्पेशल राउंड कहलाता है। स्पेशल राउंड मतलब समझ लो स्पॉट राउंड, इसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा गिर जाती है और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांस
चांस जो है तो वो बढ़ जाते हैं। तो पेशेंस रखते हुए आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इस बात की गारंटी भी ले सकता हूं कि अगर आपने मुझे सुना होगा ढंग से तो आपको काउंसलिंग से रिलेटेड अब डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने एक ही बात को 2-2 3-3 बार तक बताया है। पीपीटी है ये मैंने खुद से प्रिपेयर की है, मैं लगभग 3 साल से जोसा के लिए पीपीटी बना रहा हूं। तो ये जो पीपीटी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है आप लोगों की कृपा से, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको ये जो पीपीटी है वो उपलब्ध हो जाएगी, यानी मिल जाएगी, और उसे डाउनलोड करके रख लेना, पढ़ भी लेने का बार बहुत ज्यादा काम आएगी। काउंसलिंग में गलती करते हैं, जिंदगी भर पछताते हैं, तो ऐसी मिस्टेक मत करना।